साथियों, आज हमारी आपसे चर्चा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि कोविड महामारी जैसी इतिहास में अगर कोई पहले महामारियां आई हैं और उन महामारियों में हमने जो भी सावधानियां बरती हैं, अगर उसी प्रकार की अगर हम सावधानियां आज भी बरतें तो हम इन बढ़ती मौतों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन साथियों, ये जो पिछली महामारियां आई, इनमें हम बचाव के रास्ते को भुला बैठे और यह भूलने की वजह ही हमारी चारों तरफ ये जो गहराती मौतें हैं ये दिख रही हैं। तो साथियों, हमारे चर्चा का जो मूल उद्देश्य ये है कि आप उन तमाम बातों को जानें और समझें जो पिछली इसी तरह की महामारियों में हमने अपनाई और अपने को बचा पाए। साथियों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, ऐसी ही स्पेनिश फ्लू की बीमारी आज से लगभग 100 साल पहले 1918 से 1920 के बीच में आई थी। साथियों, उसके बाद 1961 से लेकर 1975 तक हमने हैजा अर्थात कॉलेरा पेंडेमिक को भी देखा। 1968 से 1969 के बीच हमने फ्लू की महामारी देखी और 1974 में चेचक की महामारी। सूरत में प्लेग की महामारी 1994 में फैली। तो 2002 से 2004 के बीच सार्स नामक बीमारी को देखा। साथियों, 2006 में हम डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का प्रकोप देख चुके हैं। 2009 में गुजरात में हेपेटाइटिस का प्रकोप भी हमने देखा। 2014-15 में उड़ीसा में पीलिया का रोग, जॉन्डिस का रोग ये भी देखा। और स्वाइन फ्लू का प्रकोप 2014 से 2015 के बीच हम देख चुके हैं। एंसेफेलाइटिस 2017 में आपने फैलते हुए देखा होगा और 2018 में जो निपा वायरस है उसने अपना हमला बोला और आज 2019 में फिर से 2018 जैसी स्पेनिश फ्लू का प्रकोप देख रहे हैं। साथियों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में शामिल है। महाराष्ट्र के हाल आप देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस से पहले भी दुनिया में एक फ्लू ने कहर ढाया था? नहीं है तो आप उससे जरूर पढ़ें। साथियों, हम बात करेंगे स्पेनिश फ्लू की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में पहले स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया था। करीब 100 साल पहले इसी तरह की बीमारी ने दिल्ली में भी तबाही मचाई थी। उस वैश्विक महामारी के कारण कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। उस समय आज की आबादी का 5वां हिस्सा ही या उससे कम होगा। अकेले दिल्ली में इस महामारी ने करीब 23,000 लोगों की जान ले ली थी। साथियों, ये महामारी, इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। जो कोरोना की तरह उसमें भी मरीज को बुखार आता था। इस बीमारी ने के मई-जून में समुद्र के रास्ते मुंबई में दस्तक दी थी सबसे पहले। साइंस जर्नलिस्ट लारा स्पिनी की किताब अगर आप पढ़ें, पेल राइडर, उसमें बंबई के एक स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि स्पेनिश फ्लू रात में चोर की तरह घुसा और उसने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे।
अगले कुछ महीनों के दौरान यह महामारी रेलवे के जरिए देश के दूसरे शहरों में भी फैल गई। इसका दूसरा दौर सितंबर में आया, जो पहले से काफी खतरनाक था। साथियों, एक और किताब है ट्विलाइट। मोहम्मद अली ने अपनी किताब ट्विलाइट इन दिल्ली में लिखा कि स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के मंजर का विस्तार। वो लिखते हैं कि दिल्ली लाशों का शहर बन गया था, जहां कफन चोर धड़ल्ले से अपना काम करते थे, कब्र खोदने वालों ने अपना मेहनताना और कफन व्यापारियों ने कफन की कीमतें तक बढ़ा दी थी। साथियों, एक है जॉन बेरी। इन्होंने न्यू ओरलियंस नाम की किताब लिखी है। उस किताब का नाम था द ग्रेट इन्फ्लुएंजा। इसमें दिल्ली में स्पेनिश फ्लू के भयावह मंजर का वर्णन किया गया है। वो लिखते हैं, ट्रेन लोगों को लेकर एक स्टेशन से चलती थी और लाशों को लेकर अगले स्टेशन पर पहुंचती थी। दिल्ली के एक अस्पताल ने इन्फ्लुएंजा के 13,190 मरीजों का इलाज किया, जिसमें लगभग 7,000 की मौत हो गई थी। साथियों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त दुनिया की आबादी लगभग 1.8 अरब थी और आबादी का 1/3 हिस्सा संक्रमण की चपेट में आ गया था। अर्थात हम कहें कि हर 3 में एक व्यक्ति संक्रमित हो गया था। स्पेनिश फ्लू का सबसे ज्यादा असर मानव के फेफड़ों पर पड़ता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और उनकी नाक और कभी कभी कान और मुंह से खून बहने लगता था और पूरे शरीर में इतना दर्द होता था कि लगता था कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। इस बीमारी में मरीज की खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी हो जाता था और अंत में काला हो जाता था। साथियों, निश्चित तौर पर पिछले 100 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। आज के दौर के मुकाबले किसी बीमारी का सामना करने के लिहाज से दवाइयां और विज्ञान उस वक्त बेहद सीमित था। डॉक्टरों को यह तो पता चल गया था कि स्पेनिश फ्लू के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उन्हें यह भी पता था कि यह बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती, लेकिन वे तब मान रहे थे कि इस बीमारी की वजह वायरस न होकर एक प्रकार का बैक्टीरिया है। उस दौरान इलाज भी सीमित था। मिसाल के तौर पर दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक बनी, उसकी खोज 1928 में जाकर हो पाई थी। साथियों, पहली फ्लू वैक्सीन 1940 में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकी। उस वक्त सबके इलाज की व्यवस्था मुमकिन नहीं थी, यहां तक कि अमीर देशों में भी पब्लिक सैनिटेशन एक प्रकार का लग्जरी माना जाता था। संक्षेप में कहें तो महामारी की रोकथाम के सभी सिद्धांतों की बखिया उधेड़ दी गई थी। इतिहास में देखा गया है कि ऐसी महामारी की लगभग 6 अलग अलग लहरें आती हैं और हम पहले के बाद ही असावधान हो गए। मान लिया कि समस्या समाप्त हो चुकी है। परिणाम आपके सामने। साथियों, अगर आप पिछली महामारी को समझे तो समझ आएगा कि गलतियों को बार बार किया गया, जिससे लोग मौत में समाते चले गए। एक अगर हम उदाहरण लें तो जब 1918 में स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली थी, तब अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तमाम चेतावनियों को अनदेखी करके एक विशाल परेड आयोजित की गई थी। साथियों, वहां भीड़ इकट्ठी हुई और इसके बाद वहां महामारी ने जबरदस्त हमला बोला था। तो इससे हमें लगता है कि हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। साथियों, आपने अभी हाल में देखा होगा कि राजनीतिक दलों ने महामारी के प्रकोप के दौरान बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाएं करनी जारी रखी। चुनाव के दौरान गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। संक्रमण से मतदान कर्मियों की मौतें इसका गवाह हैं। मतदाताओं ने भी बूथों पर संक्रमण फैलाया, जो लोगों के घरों तक गया। इस समय महाराष्ट्र को कोविड-19 की जिस दूसरी लहर ने जकड़ रखा है, वो राज्य में जनवरी 2021 में पंचायत चुनावों के लिए स्थानीय स्तर पर सघन प्रचार अभियान के दौरान शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल, जहां इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे शबाब पर था, वहां भी सभी राजनीतिक दलों द्वारा विशाल सभाएं करने के बाद नए मामलों में जबरदस्त तेजी दिखने लगी है। साथियों, असम में अभी तो कोविड-19 के नए मामलों में वैसी उल्लेखनीय तेजी नहीं देखी जा रही है।
इसकी वजह शायद ये भी है कि जिस समय असम में जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा था, तब वहां कोविड-19 के केवल 515 सक्रिय केस थे। साथियों, बात कुछ भी हो, लेकिन जब देश में भयंकर महामारी फैली हो तो रैलियों में लाखों लोगों का जुटना कोई अच्छी बात नहीं है। इतिहास से मिले कड़वे सबक हमें याद रखने चाहिए। पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में शादी के सीजन के चलते बड़े पैमाने पर संक्रमण को दावतें दी गई। शादी ब्याह में सैकड़ों लोग एक बड़े से एयर कंडीशनड हॉल में भी इकट्ठे हुए, शादी का जश्न मनाया उस समय जब देश में महामारी फैली। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से तबाही को दावत देने जैसे ही है। इस महामारी में लोगों को बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की समय सारणी को बढ़ाने के साथ साथ लोगों को परिवहन की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, तभी लोग भीड़ भरे परिवहन माध्यम को उपयोग करने से बचते। पहले तो मुंबई में लोकल ट्रेनें बंद रखी गई, जिससे बसों के नेटवर्क पर दबाव बढ़ा। बाद में आम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन का समय बस कुछ घंटों तक सीमित कर दिया गया। स्कूल दोबारा खोलने से भी कई राज्यों में अलग अलग समूहों में संक्रमण बढ़ते देखते गया। साथियों, हमारी इन तमाम बातों का उद्देश्य यही है कि जो 1918 में फ्लू का संक्रमण हुआ था, वहां पर जो रोकथाम के उपाय किए गए और जिन गलतियों की वजह से यह संक्रमण फैला, अगर आज हम कोविड महामारी के समय उन गलतियों को दोहराते नहीं और जो सावधानियां उस समय बरती गई उनको पूरी तरह से हम पालन करते, तो हमारा काम भी चलता रहता और इतनी मौतें आसपास हम बचा पाते। साथियों, अभी भी आपसे प्रार्थना और गुजारिश है कि अगर आप संक्रमित हुए या हुए हैं तो आप अपना इलाज तो करा ही रहे हैं, और आज चिकित्सा विज्ञान इस स्तर पर है कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से ध्यान में रखें, अपने आप को बचाएं, कोविड के गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें और इस संक्रमण को रोकने में योगदान दें। साथियों, यही मानवता की सेवा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।